बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है। हमारा प्रोग्राम आज जनाब तोहा कुरैशी साहब के साथ है और मैं तोहा कुरैशी साहब को ग्रुप में खुशामदीद कहती हूँ। इस प्रोग्राम में मेरे हमरा जनाब हाफिज़ अकबर चौधरी साहब भी शरीक होंगे और हम दोनों ही जनाब मोहतरम तोहा कुरैशी साहब से सवालात करेंगे और आप समझें कि ये एक गुफ्तगू की सूरत होगी। जब तक मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, मैं उनकी कुछ तस्वीर वगैरह जो मुझे गूगल से मिली वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि हमारे ग्रुप के मेंबरान का उनके साथ एक तारुफ सा हो सके। जी, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब तोहा कुरैशी साहब हमारे ग्रुप में मौजूद हैं और थोड़ा बहुत तो हम उनको जानते हैं, लेकिन गूगल पे सर्च करने से उनके बारे में मज़ीद कुछ मालूम हुआ और अभी तक जो मुझे मालूम है वो ये है कि आप मेंबर ऑफ़ ब्रिटिश एम्पायर हैं, राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और भी बहुत कुछ हैं। लेकिन मेरी ये ख़्वाहिश होगी कि जनाब कुरैशी साहब जो हैं वो अपना तारुफ़ हमारे हाज़रीन के लिए ज़रा थोड़ा डिटेल से करवा दें। थैंक यू वेरी मच। जी मोहतरम, कुछ थोड़ा-सा ज़बानी भी अपने बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये तो लोग बाद में इंशाल्लाह तफ़सील से पढ़ लेंगे, लेकिन इस वक़्त आप ज़रा ज़बानी भी अपना थोड़ा तारुफ़ करवा दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहतरम हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और हमारी मोहतरमा अर्शी मलिक साहबा और तमाम बहनों, आपको भी सलाम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने ग्रुप में आने की दावत दी। बस तारुफ़ तो ये है कि मैंने डाल दिया है ग्रुप में, अब जिसको देखना हो वो देख लीजिए। तारुफ़ का क्या मामला है, बस एक आम सा आदमी हूँ। लेकिन मेरा जो ज़्यादा असल काम है वो यही है कि मैं फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट का यूके का चेयरमैन हूँ, जो कि एक थिंक टैंक है जो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर काम करता है। जिस तरह अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उस पर मैं वहाँ अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में भी गया। वहाँ मुख्तलिफ जो जनरल्स थे दोनों ममालिक के एमपीज़ थे, पार्लियामेंटेरियंस, उनके जो सफ़रा थे, उनकी कॉन्फ्रेंसों की सदारत की, पाकिस्तान में भी और वहाँ काबुल में भी, इस्लामाबाद में। तो एक ये है। दूसरा ये है कि मेरा काम काउंटर रेडिकलाइजेशन, काउंटर एक्सट्रीमिज़म, डी रेडिकलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन ऑफ कन्विक्टेड टेररिस्ट्स है। यूके, स्पेन, हॉलैंड, जर्मनी, इसके अंदर ये जो धापसंदी की और दहशतगर्दी की जो लहर चली थी, उसमें इन ममालिक के लिए मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जिसमें नौजवान बच्चों को भेजा जाता था और जो लोग नौजवान चार्ज हो जाते थे टेररिज्म एक्ट के तहत, फिर उनकी रिहेबिलिटेशन करके वापस उनको सोसाइटी का एक अच्छा फ़र्द बनाया जाता था। मैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ का रहा हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव भी, और आजकल एक गवर्नमेंट का हाउसिंग प्रोग्राम है, उसको मैं इस वक्त लीड कर रहा हूँ यहाँ यूके के अंदर। होमलेसनेस जो है, जो बेघर अफराद हैं, उनको इस वक्त हम अकामोडेट कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। बाकी ये है कि मैं अपनी किताबें भी 2 लिख चुका हूँ। एक किताब का अर्शी मलिक साहबा ने, उसमें कुछ तस्वीरें भी छापी हैं, तो वो देख लीजिए। मज़ीद यह है कि इस ग्रुप में जो अहबाब कोई सवाल करना चाहें तो वो बिला तकल्लुफ़ सवाल भेजिए और उसको हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। तो जो अर्शी मलिक साहबा ने मुझे मौजू दिया था वो इंसानी हुकूक के हवाले से था, और मैं फिर कोशिश करूँगा कि इंसानी हुकूक के हवाले से जमात अहमदिया का जो मामला है उसको ही डिस्कस किया जाए। तो उसमें वैसे तो इंटरनेशनल ये इशू है। हमारा जो यहाँ एक ग्रुप है दोस्तों का, वो फ्रेंड्स ऑफ निदा के हवाले से मशावरत कर रहा है। हमारे साथ भी मशावरत होती है। वो वही ग्रुप निदा, जो निदा के जो फ्रेंड्स ऑफ निदा का ग्रुप है, वो उसको लीड कर रहा है, देख रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि जिस तरीके से निदा के साथ ज़्यादती हुई, अल्लाह ताला हर अपनी बहनों को, बच्चियों को महफूज रखे उससे, कि ये इंतहाई जुल्म की हद थी ये, मैं कहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने एक बच्ची और फिर एक बिल्कुल नौजवानी में, और फिर बिल्कुल जब जवान हो गई उस वक्त भी, यानी कि बचपन, नौजवानी और जवानी, उस बच्ची के साथ मुस्तकिल ज़्यादती होती रही, और उसका अब ऑन रिकॉर्ड आ गया है सारा मामला। तो कुछ चीज़ें तो हम ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैटर अभी पुलिस के पास है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उसको हम जेपरडाइज भी नहीं करना चाहते। मैं एक बात पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक निदा के मामला है, इसमें जो मेरी जो हमदर्दियाँ हैं वो बिल्कुल निदा के साथ हैं और अहमदियों के साथ हैं, कि जो लोग इस
जमात में फंसे हुए हैं। मुझे कई मेरे अहमदी दोस्त हैं जो कि बताते हैं कि वो किस तरह रबवा में जुल्म का शिकार हैं। यहाँ पर उनके साथ एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। यूके के अंदर उनके हुकूक को कि बिल्कुल जो है वो कोई पास नहीं रखा जा रहा उनका। इसी तरह अमेरिका और कनाडा में भी कुछ लोग हैं जिनकी तरफ से पैगाम आते रहते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम इस मामले में ये कोई मजहबी जंग समझकर इसमें हम इन्वॉल्व नहीं हैं। इसमें हम इंसानी हुकूक के हवाले से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में साफ कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। O people, we have created you from a single pair of a male and a female, that is Adam and Eve. And we have made you into nations and tribes so that you may know one another, not that you despise or hate one another. And in the sight of God Almighty, those who are the most righteous are the most honorable. यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान में यही कहा कि ए लोगों, हमने आपको एक ही मर्द और औरत यानी कि आदम और हवा से पैदा किया है, और हमने आपके कबाइल और आपकी कौमें सिर्फ आपकी पहचान के लिए, तारफ़ के लिए बनाए हैं, ना कि आप एक दूसरे से नफरत का इजहार करें। इस वजह से अल्लाह के यहाँ सबसे अच्छा वही है, सबसे अफजल वही है जो कि मुत्तकी है, अल्लाह से मोहब्बत रखता हो, अल्लाह से डर रखता हो। तो जी, ये है मेरा मेरा काम करने का यहाँ भी, गैर मुसलमों के साथ भी, हुकूमती इदारों के साथ भी, मुसलमानों के साथ भी, यहाँ के जो कादियानी ग्रुप है अहमदियों का, उनके साथ। लाहौरी ग्रुप के साथ तो इतना इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि उनका यहाँ ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के हवाले से या परसिक्यूशन के हवाले से इतना शोर नहीं होता। जबकि ये कादियानी ग्रुप जो है, जो मिर्ज़ा महमूद ने बनाया था, वो ग्रुप यहाँ लंदन में उनका हेडक्वार्टर है, और वही ज़्यादा जाली केस भी बनाकर हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस को और हुकूमती इदारों को, यूनाइटेड नेशन को, यूरोपियन यूनियन को और पुलिस को वो देते रहते हैं। और फिर जब लोगों को पता चलता है कि ये तो एक धोखा है, फ्रॉड है, जिस तरह जर्मनी में हुआ, वहाँ की कोर्ट ने कह दिया कि जी आप लोगों के ऊपर जुल्म नहीं होगा, वापस जाओ। 500 के करीब लोगों को कह दिया। जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया तो उन्होंने भी कह दिया कि जी आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं होता, वापस जाओ इंडिया, पाकिस्तान में। तो यहाँ तक अब आती है बात हमारे इंसानी हकूक के हवाले से, तो हम निदा के केस को एक केस स्टडी के तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जमाती सरपरस्ती में, जमाती ओहदेदारान की सरपरस्ती में वहाँ रबवा में और यहाँ लंदन में किस तरह इनके साथ बच्चियों के साथ ज्यादती हुई। और निदा का केस अब इस तरह है कि वो तो पब्लिक हो चुका है, और निदा कोई आम खातून नहीं है। वो मिर्ज़ा नासिर साहब की पोती, मिर्ज़ा ताहिर साहब की नवासी, तो एक उस घराने से हैं जहाँ वो पली बढ़ी। और मैं तो ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जो निदा उल नसर ने जब मिर्ज़ा मसरूर साहब से गुफ्तगू के दौरान कहे, कि उनको कहा उन्होंने कि आपने जो हाता ख़ास है, जो इनका जो बड़ा स्पेशल कोर्ट यार्ड है, जो इनका हाता है ख़ास रबवा में, उसको आपने कंजर खाना बनाया हुआ है। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, जब उनकी एक अपनी बेटी इस तरह जिसने आंखों से देखा और एक्सपीरियंस किया, अगर वो ये कहती है तो फिर मैं और आप कौन होते हैं कि उसकी बात पर यकीन ना करें। और उसके बाद बहुत सारे सबूत भी हैं। कुरैशी साहब, आप चूंकि यूके में होते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो 45 मिनट की ऑडियो लीक हुई थी, उसके बाद से जमात अहमदिया में एक ज़रा खामोशी सी तारी है। आपके ख्याल में इसका क्या रीज़न हो सकती है कि खलीफा साहब ने अभी तक इसके बारे में कोई भी बयान नहीं दिया? जी, देखिए, इसका एक पहलू हमें सामने रखना होगा कि इस पर पहले भी वैसे तो कई मुकर्रीन ने ज़रूर बात की होगी कि जब कोई चैरिटी बरतानिया में रजिस्टर्ड होती है, तो चौधरी साहब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है कि अगर वो दूसरे ममालिक में कोई ब्रांच खोलती है, तो वो उसकी हर एक्टिविटी की बाय लॉ रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ की जो अहमदिया मुस्लिम मूवमेंट है, ये अपने हर ब्रांच ऑफिस जो रबवा में है, कनाडा में है या अमेरिका में है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबल है। या तो ये उनसे अलहदगी का इकरार करे, या कहे कि जी वो इंडिपेंडेंट है। अगर ये सारी इस अहमदिया मुस्लिम मूवमेंट या इनकी कोई भी चैरिटी, जो इनके तो कोई चौधरी साहब ने बहुत बड़ा एनालिसिस किया हुआ है, इनके तो 50 के करीब जो है ना जी वो बिजनेस वो हैं, कंपनियां हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो वो भी एक अलहदा मैटर है जो कि इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ की एक मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ कि कई चैरिटीज़ बशमूल ऑक्सफॉर्म, एक यहाँ ब्रिटिश चैरिटी है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में काम करती है, तो उनका जब एक मुल्क में, जिसका मैं अभी नाम नहीं लूंगा, एक मुल्क में जब वहां के बच्चियों के साथ ज्यादती की, तो यहाँ की जो चैरिटी थी उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि आपकी चैरिटी की ब्रांच फलां मुल्क में थी, वहां ये ज्यादती हुई। तो उन्होंने फिर इसीलिए उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, फिर स्टाफ को मुअत्तल किया अपना उन्होंने, फिर उस मुल्क ने इनका ऑक्सफाम का ऑपरेशन ही उस मुल्क से बंद कर दिया। तो अब जो कुछ पाकिस्तान में रबवा में जो हो रहा है, अब पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार हैं, उनको भी चाहिए कि वो इनका जो ऑपरेशन है उसको बंद करें।
जी, अस्सलाम वालेकुम ताहा साहब, ताहा कुरैशी साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक-ठाक हैं? बहुत अरसा हुआ, बहुत अरसा पहले आपसे मुलाकात हुई थी, 10-12 साल पहले इंग्लैंड में ही, जब ये जमात ने लाहौर का जो सानिया हुआ था इनकी इबादत गाह में, उसको वजह बनाकर तो वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ साजिशें की थी। तो उसकी कोई एंडिंग हुई या उसके बाद कोई उसके ऊपर कोई मज़ीद कोई शरारत हुई या मज़ीद कोई कार्रवाई हुई? वो अगर आप वाज़ेह कर दें, तो फिर इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। और मोहतरम ताहा साहब, दूसरा सवाल ये है कि ये निदाउल नसर का केस आप जानते हैं, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन को और बाकी इस तरह के केसेस जो हुए हैं, लॉर्ड अजीज़ साहब का केस हुआ है, इसमें आपके अंदाजे के मुताबिक इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसको जो है इसका सज़ा होगी या इसका जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगी या ये केस लटकता रहेगा या फिनिश हो जाएगा? आपकी चूँकि बहुत अरसा से आप वहाँ पर ये कानूनी अदारों के साथ वाबस्ता हैं, तो आपकी क्या राय है? जी, अकबर चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एज़ वेल। जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि 10-12 साल के बाद आपसे राब्ता हुआ है, क्योंकि आप ज़ाहिर है पाकिस्तान चले गए, फिर कनाडा चले गए, अब दुनिया के कई कोनों में आप जा चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बल्कि मुझे तो याद है कि जब आपके घर भाभी ने खाना-वाना बनाया, हमने बड़े माशाल्लाह मज़े से खाना खाया, तो उसके बाद फिर आपसे कोई मुलाकात ना हो सकी। मुझे मेरा सलाम भी दें उनको, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में खुश भी रखें। जी, आपका जो जो 2 सवालात हैं, पहला सवाल आपने ये किया है कि जो 2010 में रिपोर्ट आई थी, उसके बाद क्या बना? कोई और प्रोग्रेस हुई? तो मैं अभी आपको एक और रिपोर्ट भी भेजूँगा। ज़ाहिर है ये जो मैंने पहले कहा कि कादियानी ग्रुप जो अहमदियों का है, यहाँ मिर्ज़ा मसरूर की क़यादत में, वो बहुत ही मुतहर्रिक है और वो हमेशा यही कहते हैं कि जी ये जो मुसलमान हैं, ये तो लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं और हम पुरअमन लोग हैं। पीस को जो है ये हमेशा सामने रख के अपनी ढाल बनाते हैं और अब जो जितना पुरअमन ये दावा करते रहे हैं, जितनी बदअमनी इस जमात के अंदर है, मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी और जमात के अंदर होगी। अब तो ये बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आश्कारा हो चुकी है जी, बिल्कुल। इसमें अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही है। अब देखना यह है कि 2010 में जो इन्होंने जो स्टार्ट किया था मामला, मैं उस वक़्त लाहौर में ही था। देखिए, जान का ज़ाया होना, ये कोई भी इंसान हो, किसी मज़हब का हो, किसी कौम का हो, हम तो जी इसके सख्त मुखालिफ हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मैं तो यहाँ के सिर्फ़ यूके में ही नहीं बल्कि स्पेन, हॉलैंड, जर्मनी, यूके, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये यहाँ के हुकूमती जो इदारे हैं उनके साथ काउंटर एक्सट्रीमिज़्म पर काम करता हूँ। हमारे इदारे काम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। कई मेट्रोपॉलिटन स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस ऑफिसर्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो है उनके कई जो सीनियर अफ़सरान हैं उनको दे चुका हूँ ट्रेनिंग। इनके बोर्डों पे बैठता हूँ। लेकिन बहरहाल जो 2020 में एक रिपोर्ट आई है, सफोकेशन ऑफ द फेथफुल, इस पर मैं अभी अगले जो मिनट होंगे 1-2 उसमें बात करता हूँ। जी, सफोकेशन ऑफ द फेथफुल की जो रिपोर्ट है, वो यहाँ के कोई तकरीबन 33 के करीब ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने वो पब्लिश करवा दी अंडर द नेम ऑफ ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर अहमदिया। और उसमें कहा कि जी ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट है और उस इंक्वायरी रिपोर्ट में पाकिस्तान या 6-7 और ममालिक जिनका उसमें जिक्र किया गया है, उनके किसी सफारत खाने या वजारत खारजा जो है उन ममालिक की, किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं पूछा गया जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए। तो गोया कि ये इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, ये इंक्वायरी ही फ्लॉड थी। बिल्कुल ये कादियानियों ने तैयार की और पार्लियामेंटेरियन को दे दी, उन बेचारों ने पढ़ी भी नहीं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक पार्लियामेंटेरियन अफजल खान जो यहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है मैनचेस्टर से, उनका लेटर है मेरे पास। उन्होंने पार्लियामेंट के लेटर हेड पर लिखकर हमें दे दिया कि जी मैंने तो ये रिपोर्ट देखी नहीं, ना ही मैं इस इंक्वायरी का कोई हिस्सा रहा हूँ, ना मैंने किसी को इंटरव्यू किया, ना ही मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। तो गया कि वो रिपोर्ट ही इन्होंने जो बनाई, ये इनकी वहीं पर ही जो है बिल्कुल वो तस्लील हो गई कि एक पार्लियामेंटेरियन ने ये कह दिया कि जी ये तो रिपोर्ट है जाली, यानी कि मुझे तो पता नहीं है इसका, इस रिपोर्ट का। तो इस रिपोर्ट की जो ऑथेंटिसिटी है वो मशकूक हो गई। अब उस रिपोर्ट में कहा क्या है? इस रिपोर्ट में इन्होंने पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया है कि ये परसिक्यूशन ऑफ अहमदीज एंड राइज ऑफ इंटरनेशनल एक्सट्रीमिज्म, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये अंदाजा करें कि ये कह रहे थे कि जी जो मार धाड़ हो रही है कादियानियों की वहां पर, जाहिर कादियानी में इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि वहां कादियानी ग्रुप ही जो है, रबवा का जो महमूदी ग्रुप भी जिसको कहते हैं, वही ज़्यादा मुतहर्रिक है। बाकी तो और ना किसी को प्रॉब्लम है, वो अपने आराम से लाहौरी ग्रुप जो है वो रह रहे हैं, उनको कोई ना मारता है ना उनके साथ झगड़ा होता है। वो मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते, वो एक अलहदा बात है कि वो उसको मुजद्दद कहते हैं, जो भी है वो एक अलहदा बात है।
लेकिन इस चीज को हमें देखना है कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को इतना बड़ा इन्होंने इल्जाम लगा दिया करीब जी। तो जब पाकिस्तान पर ये इतना बड़ा इल्जाम लगा कि जी ये कादियानियों की परसिक्यूशन स्टेट कर रही है और इंटरनेशनल इंतहा पसंदी जो बढ़ रही है दुनिया में वो भी पाकिस्तान की रियासत कर रही है, तो अब ये जब इतना बड़ा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे इंडियन लॉबी के कहने पर, ये आप नोट कीजिए कि इंडियन लॉबी की सरपरस्ती में ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह अल्ताफ हुसैन कर रहा था, तो इसी तरह ये लोग भी इंडियन लॉबी की सरपरस्ती में काम करते हैं। और FATF के जो रिपोर्ट है सारी, उसके आने से पहले इन्होंने 20 जुलाई को ये पब्लिश कर दी रिपोर्ट, ताकि FATF को मवाद मिल जाए पाकिस्तान के खिलाफ। और उसमें रिकमेंडेशंस क्या है, यानी कि आप हैरान होंगे सुनकर कि ये कहते हैं पाकिस्तान के बड़े वफादार हैं, ये पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है जी। पाकिस्तान की इन्होंने चूल्हे हिला के रख दी हैं, इनकी जो है वो बुनियादें हिला के रख दी हैं पाकिस्तान की इन्होंने, कि यूरोपियन यूनियन को कहा कि आप जो GSP स्टेटस है जिससे पाकिस्तान को टैक्स रिलीफ मिलता है बिजनेसमैनों को या बिजनेस कंपनियों को यूरोपीय ममालिक में, उस टैक्स रिलीफ को खत्म किया जाए या उसको कादियानियों के हुकूक के साथ जोड़ा जाए। दूसरा इन्होंने ये यूके को कहा कि जो भी आप एड देते हैं इसको भी कादियानियों के हुकूक के साथ जोड़ा जाए। तो वो फिर क्या हुआ कि यूके ने क्या किया कि पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में पिछले साल डाल दिया। 20 जुलाई को रिपोर्ट आई, पिछले साल यूके ने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज में डाल दिया। वो उससे क्या होता है कि जी पाकिस्तान जो है वो पैसे, ब्लैक मनी आती है, आ रही है, जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है और वो टेररिज्म में इस्तेमाल होती है। वह कि कादियानियों ने उनको बेस प्रोवाइड की और यूके ने उस रिपोर्ट की बेस पर जो है वो, जाहिर है कुछ और भी उन्होंने कार्रवाई तो आगे की होगी, कुछ ना कुछ उन्होंने फिर मजीद इस पर काम करके कादियानियों ने दिया होगा, कोई इंटेलिजेंस काम किया होगा इन्होंने, वहां पर भी बड़े कादियानी आला उहदों पे बैठे हैं। जिस तरह हमारा डिप्टी डायरेक्टर जनरल FIA वो भी कादियानी ग्रोह से था, और हमारा जो इस वक्त जो वो रजा बाकिर है वो लाहौरी ग्रुप से है, इस वक्त हमारे स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो लाहौरी ग्रुप से है। तो ये बातें सारी तय हैं। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि वो यूके ने उनको पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्री में डाल दिया और यूरोपियन यूनियन के 600 के करीब पार्लियामेंटेरियंस ने पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास कर दी कि इनको ये GSP स्टेटस खत्म किया जाए। तो जी अकबर चौधरी साहब, ये जो आपका सवाल था कि 2010 की रिपोर्ट के बाद जब कादियानियों ने पब्लिसिटी की मुसलमानों के खिलाफ, तो उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई या नहीं, तो मैंने अब आपको इसकी जो रिपोर्टिंग की है अभी इस ग्रुप में मैं वो रिपोर्ट डाल दूंगा, तो वो काफ़ी बढ़िया 176 सफ़ात की है मेरे ख्याल में। तो उसमें आप उनकी रिकमेंडेशंस भी देखिए, तो जो रिकमेंडेशंस हैं उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एंटी पाकिस्तान है, एंटी मुसलमान है। और दूसरा पता चल जाएगा आपको कि जो चेयरमैन है, इसकी चेयरपर्सन शिवोन मैकडोना जो मॉडर्न की MP है, उसने जो उसके अंदर अपने स्टेटमेंट के अंदर जो कहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर मैंने शिवोन मैकडोना से मीटिंग भी की, जो उनकी पार्लियामेंटेरियन जो इसकी चेयरपर्सन है ग्रुप की, तो वो आय बाय करके उसने बात को जो है ज़्यादा घंटे में रखा दिया। और मैंने उसको कहा कि ये रिपोर्ट तो कादियानियों ने बनाई, आप भी अंदाज़ा लगा लें, मुझे देखकर बताइए कि आपको क्या समझ आती है कि ये रिपोर्ट शिवोन मैकडोना जैसी MP खुद बनाई होगी उसने, ये बिल्कुल उसने नहीं बनाई, ये कादियानियों ने बनाई और उनको दे दी और ये रबर स्टैंप हो गई। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मेरे पास ये बैठ जाए, मैंने उसको चैलेंज किया है अपने सवालात में, और मैंने उसको जो भेजा है सवालात जो भेजे, उसको लेटर लिखा, वो भी मेरे पास पड़ा है। उसका जो जवाब आया है, उसने जवाब उसका कोई दिया ही नहीं है, क्योंकि वो कादियानियों के साथ काम करती है और उन्हीं की जो खुशी है बस उसी में ही वो आगे पीछे बिछ रही होती है, क्योंकि वो उनके वो इलेक्शन होते हैं तो वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और जो वो कहते हैं वो करती रहती है। वो मुसलमानों के साथ उसका दोहरा जो है मायार है और वहाँ के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहे। अब मेरा एक चैलेंज है यहाँ पर शिवोन मैकडोना पार्लियामेंटेरियन को, अगर वो कोई अहमदी भाई उनके साथ ये पहुँचाए ये बात, तो वो इस बात को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे कहे कि जी हाँ इसको अरेंज करो मीटिंग। अब मेरा चैलेंज उसको शिवोन मैकडोना को और उनकी जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है जो उसके 30 मेंबर्स भी हैं, मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ कि एक मीटिंग रखें अब साबका कादियानियों के साथ, जो फार्मर अहमदीज हैं उनके साथ मीटिंग रखें और उनसे पूछें कि उनकी एक्सकम्युनिकेशन ये कल्ट कैसे करता है, उनके साथ बाइकआउट ये कल्ट कैसे करता है, और उनकी किलिंग्स कैसे होती हैं, उनके ऊपर जो अटैक्स होते हैं, उनके साथ रफिंग जो होती है, जो उनको मारपीट होती है, जो उनके बच्चों को छीन लिया जाता है, उनके बीवी बच्चों को पाकिस्तान से उठाकर यहाँ ले आया जाता है, यहाँ जो लजना की कुछ औरतों को मिलाकर उस मर्द के खिलाफ जाली गवाह बना दिया जाता है और बीवी के जरिए खामद को जेलों में भेज दिया जाता है। ये उन लोगों से अब मीटिंग करें और बैठकर उनसे अब ये रिपोर्ट लें कि जी हक़ाइक़ क्या है। तो एक इसमें अकबर चौधरी साहब और जनाब जितने भी हमारे इस वक्त मौजूदीन जो सुन रहे हैं, ख़वातीन और हज़रात, अर्शी मलिक साहबा, हमें इसमें जो है ये सिर्फ बातों तक तो मैं इन चीज़ों को महदूद नहीं रखता हूँ। मैं तो एक आथर हूँ किताबों का और अभी मैं इस पर लिख भी रहा हूँ। मैंने किताब एक पूरी लिख दी है। अकबर चौधरी साहब अगर आप मुनासिब समझेंगे तो मैं आपको भेज देता हूँ, उसको बेशक रिव्यू कर लीजिए। ये बुक जो है ये मेरी नहीं है, ये कौम की अमानत है, ये साबका जो कादियानी है ये उनकी अमानत है, ये जो इस वक्त भी जो अहमदी हैं ये उनके लिए भी अमानत है, क्योंकि इससे इंसानियत का फ़ायदा होगा इस बुक का। और उस बुक में एक भी अल्लाह के फजल करम से झूठ नहीं है, वो रेफरेंसेस के साथ बाकायदा तैयार की गई है। मैंने जो चैलेंज किया है, मैंने उसी जो है जब मेरी रिसर्च जो है उसको सामने रखते हुए ये चैलेंज कर रहा हूं कि अब मिर्जा मसरूर साहब आप एक नॉमिनेट करें एक पैनल इंडिपेंडेंट,
लॉयर्स की टीम, आप जमात से इतना चंदा लेते हैं, आप इंडिपेंडेंटली एक लॉयर्स की टीम को नॉमिनेट करें, क्योंकि आपकी एज जमात के सरबराह की जिम्मेदारी बनती है आप इसको एक इंडिपेंडेंट लॉयर्स की टीम से इन्वेस्टिगेट करवाएं। निदा का केस भी, और जो सैकड़ों इस तरह बच्चियां जिनकी इसने लूटी गई हैं, और जो बच्चे जिनकी इसने लूटी गई हैं, जिनके घर छीन लिए गए हैं, जिनके बीवी बच्चों को छीन लिया गया है, वो इन्वेस्टिगेट करके एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दें। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे करवाएं या किसी मुसलमान से करवाएं, आप इंडिपेंडेंट कंपनी, एक लॉयर्स की जो वेल रेप्यूटेड लॉयर्स हैं उनकी कंपनी को आप हायर करें, उनसे कहें कि जी हमारे जो अहमदीज हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है जमात की तरफ से, आप करें। देखिए चर्च ने जब देखा, पोप ने जब ये देखा कि चर्चों के अंदर ज्यादती हुई बच्चियों के साथ, तो उन्होंने क्या किया, पहले तो वो मिर्जा मसरूर की तरह जो है वो कबूतर बनकर बैठे रहे, आंखें बंद करके, बिल्ली नहीं खाएगी। अब निदा की शक्ल में एक बिल्ली नहीं, बहुत बड़ा बिल्ला आ गया है उसको खाने के लिए, तो उसने खा भी लिया इसको। अब ये है कि पोप ने ये किया कि उन्होंने एक बाकायदा कमेटी बनाई, तश्कील की, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई, पता चला कि जी ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उन्होंने माफी भी मांगी और उनको मिलियंस ऑफ पाउंड्स के हवाले से, डॉलर्स के हवाले से उनको कंपनसेशन भी दी है जो उनको साइकोलॉजिकल टॉर्चर पहुंचा है। तो मेरी तो ये दरखास्त है कि हुकूमत वक्त यहाँ की जो बरतानिया की है, और तमाम पार्लियामेंटेरियन से, तमाम कम्युनिटी एक्टिविस्ट्स जो हैं, तमाम ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट्स हैं, कि निदा को जस्टिस दिलवाएं, जो गैर अहमदी हैं या अहमदी जिनके साथ ज्यादती हुई, एक्स अहमदी हैं, जमात की तरफ से जिनके साथ ज्यादती हुई है, उनको जो नाइंसाफी हुई है उनको इंसाफ दिलाएं, और इंडिपेंडेंट लॉयर्स की, बैरिस्टर्स की टीम हो। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, उसके लिए मैं इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के पैसे देने के लिए मैं जाती तौर पर तैयार हूं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेट करवाएं उसको। जी, ये आपने मतलब आपको बहुत ज़्यादा आपने हमें मालूमात दी हैं, और ये इवान मैकडोना जो हैं, ये अब आपके लिए बताता चलूँ कि ये वहाँ पे अहमदिया पार्लियामेंट्री ग्रुप है, कुछ पार्लियामेंटेरियन जहाँ जहाँ अहमदियों की तादाद है उन पार्लियामेंटेरियन ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और निदा केस के बाद भी इवान साहिबा का एक बयान आया था तो ये बाद में जिक्र करते हैं। जी अकबर चौधरी साहब, जिस तरह मैंने अपने ऊपर वाले एक मैसेज में जिक्र किया है कि ये जो शिवोन मैकडोना है ना, शिवोन मैकडोना इनकी चेयरपर्सन है ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर अहमदिया। तो उसके अंदर ये, और उसके साथ पीछे लॉर्ड तारिक अहमद जो इनका टीवी एंकर है एमटीए का, वो इनको पूरा सपोर्ट करता है, और हुकूमती वजारतों में और हुकूमती इदारों में हुकूमती वज़रा और एमपीज़ को वो फिर ब्रीफ करता है कि ये क्या कुछ इनके साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं अहमदियों के साथ। हालांकि आपने वो वजीहा का केस देखा, जिसको ये बहुत बड़ा समझ रहे थे कि जी ये डॉक्टर हमारा मार दिया, मुसलमानों ने, पाकिस्तानी मुसलमानों ने मार दिया, हालांकि वजीहा ने अपने हस्बैंड को खुद मरवाया और फिर उसका अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर मरवाया, ये अब साबित हो चुका है। तो अब ये जो बॉयफ्रेंड उसका है उसने वजीहा को भी मार दिया, अब वो भी सामने आ गया है मामला। तो ये कनाडा के अंदर भी ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं उनको चाहिए कि ये इसको वहां पर उठाएं कि कादियानियों को जो आप हमदर्दियां देते रहे, ये उन हमदर्दियों का नाजायज फायदा इन्होंने उठाया है, और जमात ने डिलिबरेटली जानबूझकर झूठ बोलकर एमपीज की और पार्लियामेंटेरियंस की और प्राइम मिनिस्टर की हमदर्दियां लेने की कोशिश की है। और ये मैं समझता हूं कि परवर्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, ये इंसाफ के रास्ते में रुकावट ये डालने की कोशिश करते हैं और लोगों को झूठ बोलकर, यही तो दजल है ना जी, यही तो दजल है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि वो 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। तो कज़्ज़ाब बहुत बड़ा झूठा, और दज्जाल जो है वो जो धोखा देता है, झूठ भी बोलता है, धोखा देता है, शराब को जमजम कहकर जो बेचे तो ये इस तरह इन्होंने वो दजल किया हुआ है यहाँ पर भी। लेकिन बहरहाल हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक्टिव हैं। मैं वो रिपोर्टें वगैरह सारी भेजता हूँ जो मेरा इस पर, मैं आपको बुक भी भेज देता हूँ अपना अकबर चौधरी साहब, ये आपकी बुक है, इसमें बिला तकल्लुफ, ये हमारे दोस्तों के लिए है, मुझे इसमें कोई अपना नाम कमाने की जरूरत, क्योंकि मैं अपनी बुक्स तो बेचता तो हूँ नहीं, जितनी मैंने पहली बुक्स बनाई सारी मैंने फ्री लोगों को दी है। अब मैं 2 इंग्लिश की बुक्स बना रहा हूँ, तो ये इंग्लिश वाली जो अहमदिया के मुतल्लिक है, ये मैंने तैयार कर ली है, अब ड्राफ्ट इसका पहला बन गया है, मैं इसका ड्राफ्ट आपको भेज देता हूँ। मैं उम्र पर जा रहा हूँ इंशाल्लाह 16 को, तो उस बुक में इसका पूरा जिक्र है रिपोर्ट का, और उसका जो हमने जवाब दिया है वो भी जिक्र है उसका, पूरे उस मेरे जवाब का भी। जी मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, वो किताब ज़रूर भेजिए, बहुत जो है वो मैं उसको इश्तियाक से जो है वो पढ़ूंगा वक्त निकाल कर, और उसको अपना कोई रिव्यू होगा या कोई मेरा कोई कमेंट होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो है वो इरसाल करूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत। दूसरा सवाल था, अगर आप जवाब देना चाहें कि निदा का के केस के अंदर अब आपका क्या जो है मौक़िफ़ है कि ये किस तरफ क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या चांसेस हैं, किस किस्म की कार्रवाई होगी, चूँकि आपको कानून का इल्म है,
और अगर आप जवाब देना चाहें, अगर आप समझें कि वो सब जुडिस है, वो अदालतों में, इसलिए उसके ऊपर अभी बात नहीं करनी, तो वो बिल्कुल हम वी अंडरस्टैंड दैट, थैंक यू। उसके बाद ये तीसरा सवाल जी, ये तीसरा और आखिरी सवाल जो मेरे ज़हन में है वो ये है कि ब्रितानिया में, इंग्लैंड और वेल्स में जो कंपनीज लॉ है उसके तहत पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, कि कोई भी कॉरपोरेशन है या चैरिटी है, अगर उसके डायरेक्टर्स के अंदर कोई बंदा नहीं है मगर वो उसका शेयर होल्डर है, या किसी और तरह से उसका उस अदारे के ऊपर, उस कॉरपोरेशन के ऊपर या उस चैरिटी के ऊपर कंट्रोल है, तो उसको पीएससी के नाम से, पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल के नाम से, उनको अपने रिटर्न के अंदर बताना पड़ता है कि ये बंदा है, ये मुल्क के अंदर है या मुल्क के बाहर है, मगर इसका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रोल, यानी कि मामूल से ज्यादा इसका जो है वो कंट्रोल है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब जमात अहमदिया की जितनी कॉरपोरेशन हैं जो कि चैरिटीज हैं, चैरिटी बनने से पहले वो कॉरपोरेशन होती हैं, तो उनके अंदर, उनके रिटर्न के अंदर लिखा होता है कि जी ये डायरेक्टर्स के अलावा कोई पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं है। हालांकि ये हकीकत ये है कि सिग्निफिकेंट कंट्रोल मिर्जा मसरूर साहब के पास है उस हर जमात के अदारे का। तो इसके बारे में कोई कानूनी स्टेप उठाया जा सकता है, या किस तरह से आप हमें गाइड करें, किस तरह से हम ये जो कॉरपोरेशंस हैं इनके रिटर्न्स के खिलाफ कोई हम अपील दायर कर सकते हैं, या क्या हम किसको अप्रोच कर सकते हैं, या कोई कर रहा है आपके इल्म में कि ये मिर्जा मसरूर साहब को पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल डिक्लेयर करें, चूंकि हकीकत से ये दूर ना हो। करके फिर करना। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए अकबर चौधरी साहब, ये आपका बहुत ही अहम सवाल है। ज़ाहिर है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन के मराहल में है, फिर ये जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कंपाइल हो जाएगी, अभी एक डेवलपमेंट हुई है जो कि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता इसमें, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी डेवलपमेंट है, निदा के हक में जाती है वो। तो ये अब इन्वेस्टिगेशन तकरीबन अब ये आखिरी मराहल में, आखिरी मराहल ये, यहाँ आपको पता है कि पुलिस के मामलात ये होते हैं कि ये महीना भी लग सकता है और ये 6 महीने भी लग सकते हैं मजीद, अगर उनको कॉल लीड मिल जाएगी, क्योंकि ये केस जो सिर्फ यहाँ का नहीं है, इसमें इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी है। और फिर जाहिर है कि ये आप समझते होंगे अच्छी तरह इस बात को कि जब कोई यहाँ एसेट होता है तो उस एसेट को अच्छी तरह से संभाला जाता है, जिस तरह अल्ताफ हुसैन को संभाला गया है। आप मेरी बात मैं उम्मीद है इंशाल्लाह जरूर समझ के होंगे। लेकिन अब क्योंकि ये बात बहुत पब्लिक हो चुकी है, इसलिए इसको छुपाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इदारे छुपा भी लेते हैं, आपको पता ही क्या होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो इंशाल्लाह चंद दिनों में आपके सामने भी आ जाएगी। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की तकमील हो जाएगी तो वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास भेजेंगे केस को, सीपीएस के पास, कि जी आप इसकी असेसमेंट करें, हमारी नज़र में तो ये हमारी फाइंडिंग्स हैं। अब उन फाइंडिंग्स में अगर ये आ जाता है कि जी ये वाकई ये जुल्म हुआ एक बच्ची के साथ, फिर एक नौजवान बच्ची के साथ, फिर ये जवान हो गई वही बच्ची, तो औरत बन गई, फिर इसके साथ ये ज्यादतियाँ हुई हैं और उसके साथ कुछ मजीद भी शिकायत जो है उनके पास वो पहुंच चुकी हैं, तो वो सीपीएस को ये अपनी फाइंडिंग्स बताएंगे। फिर सीपीएस कहेगा कि जी हाँ अब इस केस को लॉन्च कर दिया जाए, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाए। अगर क्राउन प्रोसिक्यूटर कहे कि जी इस केस में तो जान है ही नहीं, तो वो केस फिर पुलिस आगे नहीं जाती। एक तो ये स्टेप है। दूसरा ये है कि फिर उसके बाद प्राइवेट प्रोसिक्यूशन हो सकती है, यानी कि निदा प्राइवेटली प्रोसिक्यूटर्स को हायर करेगी, उनकी फीस पे करेगी, और वो डिटरमिन है कि वो करेगी अगर ये पुलिस वाले उसको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर प्राइवेट प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं वो फिर केस तैयार करके फिर वो कहते हैं कि अब ये हमारी फाइंडिंग्स है, अब आप इसको कोर्ट में ले जाएं, फिर वो केस कोर्ट में जा सकता है। तो ये केस कोर्ट में तो जाएगा नो मैटर व्हाट हैपेंस इंशाल्लाह। दो चीजें हो गई जी। अब तीसरा ये है कि मिर्जा साहब ने जो बात कही है कि जी मिट्टी पाओ, जिस तरह वो हमारे चौधरी साहबान पाकिस्तान में कहते होते हैं मिट्टी पाओ सियासतदान, तो ये इन्होंने कहा जी कि मिट्टी पाओ, यानी कि ब्रश इट अंडर द कारपेट, कि इस केस को पुलिस के पास मत लेकर जाओ। तो गोया के एक चैरिटी का या एक इदारे का सरबराह होने के नाते बजाय इसके कि वो इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स जो विक्टिम है उसको देते, जिसके ऊपर जुल्म हुआ मजलूम को उसकी रिपोर्ट देते, उसकी तसल्ली तशफी करते, और जो कल्प्रिट थे, जो परपेट्रेटर्स ऑफ दिस क्राइम, उनको ये सजा देते और ये पुलिस को रिपोर्ट करते। इन्होंने ये नहीं किया, तो मिर्जा साहब भी इसमें से बच नहीं सकते। तीसरी बात होता यह है कि जब मिर्जा साहब को ये निदा ने जब सुना दी सारी, तो पुलिस के पास जब मामला गया तो उन्होंने एक लेटर इशू किया जमात ने कि हमने उसी वक्त पुलिस को ये रिपोर्ट कर दिया था। ये सरासर झूठ है बिल्कुल, मैंने वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे पास मौजूद है, मैंने वो निकलवाई है। वो बिल्कुल किसी भी तरह पुलिस के पास पहले नहीं गए, निदा ने जाकर ये केस पहले पुलिस को रिपोर्ट किया है, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। और फिर ये सवाल उठता है, ये और ये पूछा भी गया है कि आप ये बताइए जमात वालों या मिर्जा मसरूर साहब
कि जब आपने पुलिस को रिपोर्ट किया तो क्या रिपोर्ट किया, किसके खिलाफ रिपोर्ट किया? क्या आपने निदा को रिपोर्ट किया कि उसने हुजूर की बेइज्जती की है, या हुजूर के हाथा खास को कंजर खाना कहा है, या हुजूर के साले को जो है वो मुजरिम ठहराया है, या उस पर इल्जाम लगाया है? क्या पुलिस के पास ये लेकर गए? या इन्होंने पुलिस को जाकर ये बताया कि जी मेरा साला जो है या हुजूर का साला वो एक बच्ची के साथ ज्यादती करता रहा, ये इल्जाम है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें? तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। कोई पुलिस के पास ये जाकर इन्होंने शिकायत नहीं रिकॉर्ड करवाई। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। जी अब ये जो आपने आखिरी सवाल किया है, मैं उसके बारे में यूँ कहूँगा जी कि जो बरतानिया का जो कंपनी लॉ है, बिल्कुल पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है इसके बारे में, क्योंकि आपकी बहुत ही इन डेप्थ स्टडी है इसके बारे में। और इसका अगर आप चौधरी अकबर साहब कोई एक दो सफ़ात का या जितना भी बड़ा हो, अगर आप इसका एक केस प्रिपेयर करें, तो मैं जो फाइनेंशियल लीगल एक्सपर्ट्स हैं कंपनी लॉ के हवाले से, मैं उनको ये केस देकर इसको यहाँ पर लॉन्च करवा सकता हूँ। ये मेरी इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल हाजिर हूँ मैं, तो इसको इंशाल्लाह हम देखते हैं कि किस तरह करना है। अब फाइनल जो है पॉइंट मैं उस पर आ जाता हूँ कि किस तरीके से हमने इन चीज़ों को, जो फ्रेंड्स ऑफ निदा हैं उनको देखना है इंसानी हकूक़ के हवाले से। पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो बिल्कुल सुस्त हैं। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा, हमारे सफारत खाने, वो बिल्कुल इसमें कोई अमल दखल नहीं कर रहे। पाकिस्तान की जो है वो ये इंडिया के साथ मिलकर कादियानी मिट्टी प्लीत करते हैं, और जहाँ जहाँ आपका असर सूख हो इस ग्रुप में लोगों का, आर्मी में है, पुलिस में है, वजारतों में है, सफारत खानों में है, या किसी और इदारे में है, तो उनसे ये कहिए कि ये हमारे पाकिस्तानी सफारत खाने सोए हुए हैं, ये अब पाकिस्तान के दिफा के लिए कोई लेटर नहीं लिखते। ये जो रिपोर्ट मैंने आपको ग्रुप में अभी शेयर कर दी है, इस रिपोर्ट को प्लीज़ आप ज़रा थोड़ा सा इसका सिर्फ पहले ही 2-3 पेज देख लीजिए इंट्रोडक्शन में, और चेयर का लेटर देख लें, और रिकमेंडेशन पढ़ लें आखिर में। तो यानी कि सफ़ा 84 है इसका एक रिपोर्ट का, उसमें ये लिखा हुआ है, एक शिया खातून रुबा मेहदी, वो लंदन में थी, उसकी इंडियन से शादी हुई थी, तो आजकल वो पाकिस्तान में जाके कमिश्नर लगी हुई है, अंदाज़ा करें आप यानी कि जो पाकिस्तान की चूल्हे हिलाता है उसको पाकिस्तान में नवाज दिया जाता है, तो वो वीमेन के कोई विंग की जो है वहाँ कमिश्नर लगी हुई है। तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया है सफ़ा नंबर 84 पर, कि पाकिस्तान में शियों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है जिस तरह कादियानियों के साथ होता है, और पाकिस्तान में शियों को मीनियल घटिया किस्म के जवाब दिए जाते हैं। कोई शिया बड़े ओहदे पर यानी चीफ मिनिस्टर तक नहीं बन सकता। अब ये तो सरासर झूठ है। मैंने शिवॉन मैकडोना को, पार्लियामेंटेरियन को, ये पूछा, मैंने कहा ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी चेयरपर्सन की हैसियत से कि तुम तहकीक करती, कि कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, तुमने स्टेटमेंट ये कैसे पब्लिश कर दिया कि पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जनरल्स, ये चीफ मिनिस्टर्स, अभी भी सिंध का चीफ मिनिस्टर फ्रॉम शिया कम्युनिटी। तो ये शियों को, इसने, इस रिपोर्ट ने बड़ी बदकिस्मती शियों के साथ, कि शियों को बदकिस्मती से इन्होंने डाल दिया अहमदियों, ईसाइयों और हिंदुओं के साथ, यानी कि ये बहुत बड़ी जाति की। शिया तो मुसलमान है। अब कुछ लोग अगर उनको गैर मुस्लिम कहते हैं तो वो उनका अपना फिर है, लेकिन हमारे जो बड़े उलमा हैं अहले सुन्नत के, वो यही कहते हैं कि जी शिया मुसलमान है। तो ये शिया औरत ने क्या किया, ये भी इंडियन लॉबी के कहने पर लड़ाई, शिया सुन्नी में लड़ाई करवाने के लिए और शियों को खामखा इश्ताल दिलाने के लिए, शियों को हिंदुओं, ईसाइयों और मिर्जइयों के साथ इस रिपोर्ट में डाल दिया है। आप सफा 84 पढ़ लें जरा, आप खुद अंदाजा करके अगली मीटिंग इस पर रखें, जवाब दें कि जी क्या होता है। इस रिपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं थोरोली अगले इंशाल्लाह इंटरव्यू में। जी कुरैशी साहब, आपके और अकबर चौधरी साहब के मुश्किल मुश्किल किस्म के सवाल के और अकबर चौधरी साहब के मुश्किल मुश्किल किस्म के सवाल जवाब जारी रहे। तो मैं तो इन सारे कानूनी मामलात और ये सारे इन चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं जानती। मेरे तो सादा सादा सवाल होते हैं, और सादा सवाल जो है वो ये है कि जैसा हमने आज का टॉपिक चुना था कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी जमात अहमदिया का कल्चर बन चुकी है,
तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि इंसानी हकूक जो हैं वो उसको ज़रा आप ज़रा सा ब्रीफली पहले बता दें, और ये बताएं कि क्या बाकी और जगहों पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? क्योंकि मैंने तो जब डिटेल से देखा है तो मुझे तो हर जगह चाहे वो इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नज़र आती है, चाहे वो हम अमेरिका में देखें तो वहाँ गोले गोरे काले का इम्तियाज है, कहीं लसानी इम्तियाज है, कहीं कुछ है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इंसानी हकूक का जो आलमी मंशूर है वो क्या इस्लाम के हज्जतुल विदा के मौके पर बयान किए गए इंसानी हकूक से मुख्तलिफ है या वही है? क्योंकि उस हज्जतुल विदा पर जो एक इंसानी हकूक का चार्टर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था, उसमें यही बातें थीं कि किसी गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं होगी। तो आपके ख्याल में क्या जो इंसानी हकूक का चार्टर यूनाइटेड नेशंस का बनाया हुआ है और वो उससे कुछ मुख्तलिफ है या उसमें कुछ इजाफा किया गया है या कुछ कमी है? जी मोहतरम, जितनी देर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मैं मेरे जहन में एक और बात आई तो मैंने कहा मैं उसको भूल ना जाऊं, उसको भी पूछ लूं। वो ये है कि वैसे तो देखें, मैं ये समझती हूँ कि दुनिया में पूरे तरीके पर तो कहीं भी इंसानी हकूक़ के चार्टर पर अमल नहीं होता या हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान बहरहाल कमज़ोर है और इतना आइडियल सूरत हाल नहीं हो सकती। लेकिन अहमदियों में और दूसरे लोगों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दूसरे लोगों के हकूक़ की अगर पामाली होती है तो वो अपने मुल्क की पुलिस के पास या अदालत में या जहाँ कहीं भी वो जाना चाहें वो जा सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अहमदियों में सिर्फ ये मसला है कि उनके पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, यानी उनके हकूक की कितनी भी पामाली हो, वो कितने भी रौंदे जाएं, लेकिन उनके पास कहीं भी गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने और अपने हकूक को हासिल करने के दरवाजे बंद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आशिफ अली साहब, ये आपका तो सवाल माशाल्लाह बहुत ही अहम सवाल है कि दूसरे ममालिक में, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो या कोई भी मुल्क हो, गोरे का काले के साथ, काले का गोरे के साथ या औरतों के खिलाफ या इस तरह ये तासुबात और जो नाइंसाफियाँ हैं ये हो रही हैं। जैसा कि ये बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। इसमें 3-4 ये कसीरुल जोहती सवाल है आपका। हकीकत ये है कि मैंने पहले भी इस गुफ्तगू में आपसे ये कहा है कि जो यहाँ की ऑक्सफाम चैरिटी ने, जो उनके स्टाफ ने जो ज़्यादती की, तो उन्होंने एक्शन लिया। मैंने आपको दूसरी मिसाल ये दी कि चर्च जो कि बरतानवी या इटली के अंदर जो सब पोप है या बरतानवी क़यादत थी, उन्होंने जब ये देखा कि ज़्यादती हो रही है तो उन्होंने उस पर एक्शन लिया। दूसरे ममालिक भी जब इंसानी हुकूक की वायलेशन की बात आती है तो वो एक्शन लेते हैं। लेकिन जहाँ तक ये अहमदिया मूवमेंट का मामला है ना जी, ये अपने आप को बिल्कुल वो वाइटर दैन वाइट, अपने आप को ना बहुत ही पारसा जमात, पुरअमन जमात और द ट्रू इस्लाम, यानी कि सच्चा इस्लाम, पुरअमन तरीके से इंसान से मोहब्बत करने वाला, लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन। तो जब ये प्रचार करते हैं ना तो फिर उनकी स्क्रूटनी भी उसी ही तरह होगी, फिर उनकी जांच पड़ताल भी फिर उसी मायार से होगी। अगर मेरा किरदार है दुनिया के सामने अच्छा किरदार नहीं है, तो मैं अगर छोटा मोटा कोई गुनाह कर भी लूंगा ना जी, तो लोग ये कहेंगे अच्छा यार है बंदा तो बैठा होंदा यार फटे ते रोज ते पता नहीं यार सिगरेट पी रहा, पता नहीं नशा नशा भी करता होवे ते इन्हें कहते यार है कोई गल नहीं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਪਰ नहीं है तो मैं अगर छोटा मोटा कोई गुनाह कर भी लूंगा ना जी, तो लोग ये कहेंगे अच्छा यार है बंदा तो बैठा होंदा यार फटे ते रोज ते पता नहीं यार सिगरेट पी रहा होंदा, पता नहीं नशा 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 भी करता होवे उरे ते इन्हें कर लिया तो यार है कोई गल नहीं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ यार मौलवी है कि काम करता है। हालांकि अल्लाह का कानून तो एक ही है ना कि चोरी करना जुर्म है, जना करना जुर्म है, बच्चों से ज्यादती करना जुर्म है, मजहबी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, चाहे वो मौलवी करे या कोई और करे, अच्छा करे या बुरा करे। लेकिन स्क्रूटनी जो उसकी जो जो बासपुर्स है वो उस इलाके के मुअज़्ज़ज़ आदमी जो है उससे ज्यादा होगी कि तुम तो जानते थे, तुम तो महज़ब मुआशरे का हिस्सा थे। लेकिन आपको मैं एक बात, थोड़ा सा डाइग्रेस हो जाएंगे हम यहाँ, लेकिन मैं इस पर बात जरूर करूंगा कि यूरोपियन ममालिक में भी ना जी या मगरबी ममालिक में इंसानी हुकूक की जब बात होती है तो वो भी ये अपनी मर्जी से इंसानी हुकूक को डिफाइन करते हैं। तो ये जो इंसानी हुकूक की डेफिनेशन इनकी नजर में यहाँ होती है ना जी, जिस तरह इराक में कितने लोग मारे गए, मिलियंस के हिसाब से लोग डिस्प्लेस हो गए, घर बार छोड़ के उनको जाना पड़ा। 500,000 500,000 5 लाख के करीब बच्चे बेचारे वो यतीम हो गए, डिसेबल हो गए, बॉर्न डिसेबल बच्चे पैदा ही डिसेबल हुए हैं। तो अब आप अंदाजा कर लें
कि वहां इंसानी हकूक की किसी ने बात नहीं की। हाँ, कुछ लोग थे अच्छे जिन्होंने बात की, और वहां जब कोलैटरल डैमेज हुआ, बड़ी बड़ी शहरों को तबाह कर दिया गया, जब फिलिस्तीन में अस्पतालों पर, स्कूलों पर बम्बार्डमेंट होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, उन पर वो गोलियां चला के उनको मार देते हैं, तो वहां वार क्राइम नहीं होते। जबकि आप ये देखें कि अभी रूस ने हमला किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। किसी एक आज़ाद मुल्क पर हमला करना, वहां पर कत्ल गारतगरी करना, एग्रेशन करना, जारहियत करना, इसके मैं सख्त तरीन मुखालफिन में से हूं। लेकिन आप ये देखें कि यूरोप ने इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, इनके लिए इस तरह दरवाजे नहीं खोले कि 1.5 मिलियन बंदा यकदम अंदर आ जाए। उनको मार मार के उनको भगा दिया गया। हालांकि वो वेस्टर्न वॉर थी वहां पर रिसोर्सेज के लिए। सबको पता चल गया है कि वहां जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या मोहलिक हथियार इराक के पास नहीं थे, लेकिन कोई 500,000 बंदा, 2,000 बंदा जो है इन्होंने वो ले लिया महाजरीन में, तो सिर्फ अपने खाना पूरी करने के लिए। तो वहां इंसानी हकूक की बात नहीं हुई। जबकि यूक्रेन के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि वो इंसान हैं, वो भी ब्लू आइड, नीली आंखों वाले लोग हैं, वो भी यूरोपियन हैं, उनका भी सफेद रंग है, वो हम में से है, ये कहा जा रहा है। तो ये भी तासुबात है। इंसानी हकूक, इंसानी बुनियादों पर बात अब नहीं हो रही। तो वहां पर बच्चा को मर रहा है तो उसको दिखाया जाता है, फिलिस्तीन में मरते हैं तो कोई नहीं दिखाता उसको। हाँ, एक आधा को वाकया दिखा भी देते हैं। इसराइल के खिलाफ बिल्कुल वो वार क्राइम नहीं किए जा रहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कि ये इसने वार क्राइम किया है, ये जंगी मुजरमों में आता है, अमेरिका या बरतानिया जिन्होंने बंदे मारे हैं, या जिस तरह मुसलमानों को, इराकियों को नंगा करके एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया गया, कुत्ते छोड़े गए, उनको बिजली के तारों के साथ बांध कर नंगा खड़ा कर दिया गया, तस्वीरें बनाई गई, तो वहां इंसानी हकूक की बात कुछ नहीं हुई। अफगानिस्तान में बंदे मर गए, 100 बारात जा रही है, तो जी ये हमारी गलती है, बस कोई वो इंसानी हकूक की बात नहीं हुई। तो इसलिए बरतानिया या यूरोप या अमेरिका में जब इंसानी हकूक की बात होती है तो वो इंसानी हकूक की बात तब होती है जब जिसको ये इंसान समझते हैं। तो मैं यहाँ रहता हूँ इस माशरे में, यहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि कम है लेकिन वो बाइख्तियार हैं, तो वो इंसानी हकूक के हवाले से बात करते हैं, तो जो उनकी नज़र में इंसान है वो सिर्फ उनकी बात करते हैं। तो अब उनकी नज़र में यूक्रेनियन इंसान है और रशियन इंसान नहीं है। उनकी नज़र में इराकी इंसान नहीं थे, लबनानी या सोमाली या यमनी या लिबियन या अफगानी वो इंसान नहीं थे, मर गए बस, खत्म हो गई, कोई वार क्राइम की बात नहीं छेड़ी गई। लेकिन इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर कि मिलियंस के हिसाब से सड़कों पर भी निकले इराक की जंग के खिलाफ। तो ये हमें दोनों पहलू जो है वो देखने होंगे कि किस तरीके से इंसानी हकूक की बात की जाती है। तो फिर तोहा साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या इंसानी हकूक जो हैं वो सिर्फ ताकतवर ही हासिल कर सकता है? क्योंकि 1500 साल पहले जब खुदा ने दिए इंसानी हकूक और तय किया कि जी मसावात होगी और ये सब इस तरह होगा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें खोल कर बता भी दी, वो भी अमल में ना लाए जा सके। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में ये चार्टर बनाया, और जैसा कि आपको पता है कि 10 दिसंबर जो है वो इंसानी हकूक के आलमी इंसानी हकूक के हवाले से मनाया जाता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा भी इसके ऊपर अमल दरामद ना करवा सकी, तो फिर कौन होगा जो इंसानों को उनके हकूक देगा? या सिर्फ उसके लिए ज़रूरत है कि हम ताकत हासिल करें तो ही हमें हकूक मिल सकते हैं? मेरा अर्ज करने का मतलब ये था कि वसी तनाज़ुर में जब देखा जाए तो इंसानी हकूक की सूरत हाल हर तरफ एक ही है। जमात अहमदिया का मामला देखा जाए तो यहाँ ये है कि चूँकि मज़हब की आड़ लेकर वो हकूक हथियार लिए जाते हैं, यानी कि आपके सामने जो आपका हेड है वो खुदा का बनाया हुआ है, वो खुदा का चुनिंदा है, और उसके सामने आप बोल ही नहीं सकते। आपका काम सिर्फ समेना वाताना है, इसके अलावा आपको कोई हक आपका बाकी नहीं रहता। अपनी ज़ात के ऊपर भी, किसी भी चीज़ के ऊपर आपका कोई हक बाकी नहीं रहता। आपका काम सिर्फ इतना है कि सुनो और इताअत करो। उसमें अगर आपके साथ कुछ जितनी मर्जी भी ज्यादती हो जाए, आप खिलाफत की खातिर, खलीफा की खातिर खामोश हो जाओ और उसको पी जाओ। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये कहाँ कहाँ इंसान कैसे इनके साथ चले और किस तरह से वो अपने जहनों को ये समझाए और किस तरह से वो तकद्दुस की भारी चादर जो है वो डाल के अपनी अकल को बंद कर ले। मैं तो जब एक जिसको कहते हैं एक वसी तनाजुर में देखती हूँ, तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ बातें ही हैं, हकूक शकूक वगैरह ये सब बातें हैं, जैसे ख्याली और जैसे मिथ्स होती हैं, ये उस तरह की बातें हैं। अमली तौर पे बात चीज़ें कभी भी नहीं हो सकती। और जैसे हुमा एक ख्याली परिंदा है कि जिसके सर पे बैठे वो बादशाह बन जाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह और बहुत सी ख्याली बातें हैं कि जी वो आब हयात का एक चश्मा है, जो वहाँ से जो पानी पी लेता है वो उसको मौत नहीं आती। ये सब चीज़ें इसी तरह ख्याली हैं। बाज़ चीज़ें शायद सिर्फ होती ख्याली हैं, तो हम उनका अमली तौर पर होने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मेरे ज़हन में तो ये है। जी, अस्सलाम वालेकुम अर्शी मलिक साहबा। असल में देखिए, जो आपने 4-5 मौजू उठाए हैं ना जी, कि इंसानी हकूक मनाया जाता है आलमी दिन 10 दिसंबर को। ये यूनाइटेड नेशंस के अगर आप पिछले कोई 20-30 साल की हिस्ट्री देखें, पहले को तो छोड़ दें, तो ये एक टूथलेस यानी कि एक बेज़मीर सा, बेताकत, बेवुकत इदारा बन गया है। ये अमेरिका की लौंडी जो है बन के चल रहा था, और रूस की डिसइंटीग्रेशन जब हो गई, शिकस्त रेख्त हो गई, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जब
वो होता था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो जब उसकी शिकस्त रेस्त होगी तो अमेरिका एक यूनिलैटरल सुपर पावर बनकर आया, वाहिद यानी कि सुपर पावर बनकर आया। तो उससे फिर उसको इतनी बददिमागी उसके अंदर आ गई कि उसने हर एक फील्ड में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और मुसलमानों के खिलाफ जो रिसोर्सेज तेल गैस के ज़खायर जो थे उनको छीनने के लिए उन्होंने बाकायदा हिकमत अमली तैयार कर ली। और जनरल वेस्ली क्लार्क जो अमेरिकन आर्मी का जनरल था, उसकी आप अगर रिपोर्ट सुने, उसका इंटरव्यू, तो उसने यही कहा कि जी मैं जब वहाँ था पेंटागन में तो मुझे कहा गया कि जी आए जनाब ये चिट है, इन 5 मुल्कों पर 7 मुल्कों पर हमला करना है, और उसमें ये इराक, लिबिया, अफगानिस्तान, ये सारे ममालिक थे। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस तरह पेंटागन में बैठकर मुसलमान ममालिक पर ये हमले हुए। तो उसमें एक तो इसराइल का दिफा था, दूसरा जो रिसोर्सेज थे मुसलमानों के, तेल गैस और प्लेटिनियम और जिस तरह भी गोल्ड है, सिल्वर है, इन पर 200 टन जो इराकी सोना था जो उनके ज़खायर में पड़ा था, वो कहाँ गया? अमेरिका लेके चला गया। कुवैत से और इराक से तेल कहाँ जा रहा है? वो अमेरिका पर उसका कंट्रोल है। सऊदी अरेबिया के तेल पर भी अरामको कंपनी का कंट्रोल है। जहां तक इंसानी हुकूक की बात है ना जी, उस पर आता हूं कि इंसानी हुकूक में अमेरिका ने पिछले 20-30 साल से जो मैसेज दुनिया को दिया है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उसने अब कानून दुनिया में मुतारफ करवाया और झूठ बोलकर इराक, लिबिया वगैरह पर हमले करके दुनिया को ये बावर करवा दिया कि जिसके पास ताकत है बस वही जी सकता है, बाकी कोई नहीं जी सकता। तो रूस जो अब कर रहा है, रूस इनकी जब कहीं भी मीटिंग होती है तो रूस इनको वही याद दिलाता है कि भाई कौन से इंसानी हुकूक की बात कर रहे हो, ये मेरा मुल्क था, ये हमारा हिस्सा था, हमने अपना हिस्सा तो वापस ले लिया है, क्राइमिया को हमने ये वापस ले लिया है, दूसरे जो है हमारे उनको भी हम वापस ले रहे हैं, तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो हमारे हमसायों में। रूस ये कहता है कि जी ये ऐसे ही जैसे मेरा किसी के साथ दुश्मनी हो, तो मेरा दुश्मन जो है वो मेरे मोहल्ले में आकर मेरे हमसाये के पास अपनी उसकी बैठक में रहना शुरू कर दे, तो मैं हमसाये से कहूंगा कि भाई देखो मेरी इससे दुश्मनी है, ये मुझ पर हमला कर सकता है किसी वक्त भी, आप इसको अपने बैठक में मत ठहराएं, इसको कहीं कहीं दूर जाके कहीं ठहरना, तो वो मेरा हमसाया ना माने तो फिर मेरा हमसाया मेरा दुश्मन हो गया गोया के। अब जब मैंने हमसाये को 2-4 दफा समझा दिया, वो नहीं समझा, तो फिर मैंने कहा अच्छा तैयार हो जा, फिर मैंने उस पर दबाव डाला, उसको मार कुटाई की कोशिश की, तो जो बैठक में मेहमान बैठा था वो भाग गया। अब मेरी तो लड़ाई शुरू हो गई अपने हमसाये के साथ। तो रूस और जो यूक्रेन है उनका यही मामला है, और रूस बिल्कुल वही अल्फाज दोहराए जा रहे हैं जो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप वाले ये दोहराते थे इराक, लिबिया के बारे में कि जी हम यहाँ इनको आजादी दिलवाने आए हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि हम आजादी दिलवाने आए हैं, वो भी ये कहते हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, तो हम इसलिए इनको जो है इंसानी हकूक दिलवाने आए हैं। तो है ना जी एक तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो मुसलमानों के साथ भी यही मामला इंसानी हकूक के हवाले से हुआ है कि इन्होंने जो हिज्जतुल वदा का जो मैसेज था कि गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई सबकत नहीं है, अरबी को अजमी पर सबकत नहीं है, तो ये जो मैसेज था ये हम देना भूल गए, और जहाँ कहीं दे भी सके वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। और हमारे मुसलमान जो सबराहान हैं उन्होंने भी हिज्जतुल वदा का जो मैसेज था उसको अपने मुल्कों के अंदर उसको सही तरीके से राइज नहीं किया, जिसका नुकसान इस कदर हो गया कि अवाम मुखालिफ हो गए उनके। और ईरान में देख लें, शाह ईरान जो उसकी अपनी ज़मीन थी, उसका अपना मुल्क था, बादशाह थी, क्या हुआ? सदाम हुसैन के साथ क्या हुआ, लिबिया के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान के बादशाह के साथ क्या हुआ, ज़ाहिर शाह के साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसानी हकूक़ के हवाले से इस्लाम ने जो दिया। मैं एक और बात भी ये ख़वातीन के हवाले से पिछले दिनों कर रहा था कि अभी मगरब में तो यहाँ बरतानिया में 100 साल पहले तक औरत को वोट डालने का हक नहीं था, विरासत में औरत को हक नहीं था, जो इस्लाम ने 1400 साल पहले दे दिया। 1400 साल पहले इस्लाम ने औरत को विरासत में हक दिया। तो ये दरअसल बात यही है जी कि जब ये दुनियावी लिहाज से ताकतवर है ना जी, तो फिर मुसलमानों के अंदर पपेट्स ये इंस्टॉल करते हैं। ये मैंने अपनी बुक में सारा लिखा हुआ है, यही जो क़याम अमन और अक़वाम आलम वाली बुक है, कि किस तरह ये मगरब ने दुनिया की तबाही मचाई, वर्ल्ड वार से पहले भी और वर्ल्ड वार के अंदर भी, और अब जो मुआशी तौर पर तबाही कर रहे हैं दुनिया की। अब जो रशिया कर रहा है, रशिया बिल्कुल वही कर रहा है जो अमेरिका और यूरोप ने इराक, लिबिया में किया है या दूसरे ममालिक में किया है, और वो उनको यही कहता है कि तुम कौन होते मुझे दर्स देने वाले इंसानी हकूक का। जी, तोहा साहब, मुझे भी ये जानकर हैरत हुई कि 17वीं सदी से पहले तक अहले मगरिब जो थे वो हकूक इंसानी का कोई तस्वर ही उनमें मौजूद नहीं था, यानी 17वीं सदी तक। और उसके बाद जो कुछ फ़लसफ़ी थे और कुछ कानूनी अफ़कार रखने वाले लोग थे, उन्होंने ये तस्वर पेश किया, और 18वीं सदी के आखिर में आकर अमेरिका और फ्रांस ने इसका अपने आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया कि लेकिन तब भी ऐसा था कि जो हकूक देने वाले थे वो जब चाहते थे हकूक छीन लेते थे, यानी वो दिए थे तो हकूक वापस ले लेते थे। ये सिर्फ इस्लाम की तरफ से था कि अल्लाह ताला ने वो हकूक 1500 बरस पहले दे दिए थे। जी, तो दूसरा जो आपने जो सवाल शिमल साहब रेज़ किया है ना कि जमात ने जो मज़हब की आड़ में हुकूक हथिया लिए हैं, ये आप देखिए कि निदा का जो उसके साथ मिर्ज़ा मसरूर साहब के साथ जो झगड़ा था, उसमें मिर्ज़ा साहब ने साफ उसको कहा, मिर्ज़ा मसरूर ने निदा को कहा कि तुम मेरी फिर बैत से निकल जाओ फिर, यानी कि ये उसको थ्रेट कर रहा है कि बैत से निकालने की, और ये कह रहा है कि बैत का तुम्हें पता क्या है, तुमने मुझे बेचा हुआ है। तो भाई बेचने जी, तो दूसरा जो आपने जो सवाल शिमल साहब रेज़ किया है ना
कि जमात ने जो मज़हब की आड़ में हुकूक हथिया लिए हैं। ये आप देखिए कि निदा का जो उसके साथ मिर्ज़ा मसरूर साहब के साथ जो झगड़ा था, उसमें मिर्ज़ा साहब ने साफ उसको कहा, मिर्ज़ा मसरूर ने निदा को कहा कि तुम मेरी फिर बैत से निकल जाओ फिर। यानी कि ये उसको थ्रेट कर रहा है कि बैत से निकालने की, और ये कह रहा है कि बैत का तुम्हें पता क्या है, तुमने मुझे बेचा हुआ है। भाई बेचने का मकसद ये थोड़ा है कि तुम उसकी इज्जत लूटती रहे, उसको साइकोलॉजिकली फिजिकली कोई आपके जो साला है और जो आपके जो रिश्तेदार हैं, जो जमात के अफराद हैं, वो उसको तबाह बर्बाद करते रहें, तो वो यही कहे कि जी मैं बैत में हूं। तो वो इसलिए मिर्ज़ा मसरूर साहब की बैत से निकल गई है, या उसने, मेरे ख्याल में तो अब जमात ने उसको अखराज कर दिया होगा, नहीं भी ऑफिशियली किया तो वो जमात वाले उसको वापस थोड़ा रखेंगे अभी कोई, तो वो समझें कि जमात से अखराज उसका हो ही चुका है निदा का। तो ये वाकई जब खलीफा इस तरह की बातें करता है ना कि मुझे आपने बेच दिया, खलीफा तो वो थे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उनको माले गनीमत मिला तो एक एक कपड़ा जो चादर उनके हिस्से में आई, एक चादर से कुर्ता नहीं बन सकता था, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे का जो जो माले गनीमत का हिस्सा था, उनकी चादर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह को उन्होंने दी कि जी ये 2 चादरें अब हो गई, आप अपना कुर्ता बनवा लें। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह को कुर्ता जब बनवाया तो वो मिंबर पर जुमे के दिन खड़े थे मस्जिद नबवी में, तो एक सहाबी उठकर खड़े हो गए कि उमर तुम्हारी कमीज कैसे बन गई, जबकि जो कपड़ा हमें मिला वो तो छोटा था। ये है अकाउंटेबिलिटी, ये है अपने आप को प्रेजेंट करना कि मेरा एहतिसाब करो। खड़े हैं मिंबर पे खड़े हैं, ये नहीं कहा डांट कर दिया ओए तुम्हें मैं जमात से निकाल दूंगा, या निकल जाओ जमात से, तुम्हारी बैत से निकल जाओ, मैं खलीफा हूं, ऐसे नहीं कहा है। उनको समझाया कि जनाब ये कपड़े हमारे 2 चादरें थी, एक मेरे बेटे की और मेरी, और मैंने उससे कमीज बनवाई है। ये है खलीफा वक्त का तवाज़ो, ये है उनकी इंकसारी, और ये है उनकी, उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद जवाब देकर करवा ली, एहतसाब करवाया, डांट कर नहीं बिठा दिया। तो इस बच्ची को तो इनको चाहिए था कि ये खलीफा साहब जो मसरूर साहब हैं, ये उनको उस बच्ची को पूरा इंसाफ दिलाते और उसके ऊपर ये अपनी चीज़ें मुसल्लत ना करते। अब ये केस क्योंकि बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन में जा चुका है, और हमारे साथ कई अहमदी दोस्तों का रब्ता है जो बेचारे इनसे तंग हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जगह है रबवा के अंदर। अब वो मुझे कह रहे हैं जी कि कुरैशी साहब हमें को वहाँ तहफ़्फ़ुज़ दिलाएं कि रबवा के अंदर जो हमारी जगह है, इनके गुंडे हैं वहाँ पर, और ये गुंडे इनका कब्जा कर लेते हैं और फिर पुलिस को पैसे देकर हमें जूते मरवाते हैं या मरवा भी देते हैं, और हमारे ऊपर जाली केस बनवा देते हैं। हमला भी हमारे घरों पे होता है, हमला हमारे ऊपर होता है, हमारी बच्चियों पर होता है, और फिर केस भी हमारे ऊपर बनवा देते हैं और फिर मरवा भी देते हैं। तो ये जो इस वक्त हमारे अहमदी बहन भाइयों को सोचना होगा कि अपने खलीफा की इताअत तो कर लो, करनी है तो, लेकिन इस इताअत में अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ जो है वो बर्बाद ना करो। बल्कि मेरी तो आखिर में ये गुजारिश होगी कि आप बिल्कुल आराम से रात को कहीं तन्हाई में गोशे में बैठकर अल्लाह से हिदायत मांगे। मैं या और कौन हो सकता है, या ये ग्रुप के लोग क्या हो सकते हैं, आपको क्या बता सकते हैं या समझा सकते हैं, बस अल्लाह से हिदायत लें। अल्लाह मियाँ ये मसला है, मुझे रोशनी दिखा, मुझे हिदायत दे। तो जिस तरह कई दोस्त हैं यहाँ पर अभी जो आए हुए हैं जिनको हिदायत अल्लाह ने दी है, तो आप हिदायत मांगे रात को अल्लाह से, सूरह फातिहा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह से कि अल्लाह मियाँ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगे, ये पढ़ें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा, हिदायत का रास्ता दिखा। तो फिर आप देखें अल्लाह की तरफ से मदद कैसे आती है। जी अशीम अली साहब, आपने बहुत ही अच्छा तजिया किया कि इस्लाम ने ये हुकूक, देखिए मैंने जैसे कहा कि औरत को विरासत में हक इस्लाम ने दिया, मगर ने कहाँ दिया हुआ था। स्लेवरी जो 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 गुलामी थी, जो गुलामों को रखना था, ये तो कारोबार था। यहाँ पर ये अफ्रीका से संगलों से बांध कर जहाज़ों के जहाज भर के ये बेचते थे। यहाँ पर मार्केट लगती थी, जिस तरह भेड़ बकरियों की मार्केट लगती है, इस तरह यहाँ के बड़े बड़े शहरों में वो मार्केट लगती थी कि आएँ आप अफ्रीकी गुलाम को खरीदें, और लोग खरीदते थे। ये तो जनाब अभी 100-200 साल पुरानी बातें हैं सारी। इस्लाम ने तो जो गुलामी है, जो स्लेवरी है, उसको अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया जब इस्लाम आया। तो ये तो एक बहरहाल एक बड़ी एक अलहदा फिर एक बहस है इंसानी हकूक़ के हवाले से। जी यहाँ तो बातें होती हैं, डिलीवरी की बात नहीं है। अब ज़ाहिर है जब वो मुवाज़ना करते हैं मुसलमान ममालिक में, हमारे जागीरदार पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर किस तरह गरीब लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, या जो अमीर लोग हैं अपने मुलाजमीन के साथ किस तरह ट्रीट करते हैं, तो अब जाहिर है वो जो ट्रीट करते हैं वो जो मगरबी मुआशरे के हवाले से जो उनकी तालीम है, जो उन्होंने MBA किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, दीनी तालीम तो उन लोगों के पास है नहीं कि इस्लाम क्या कहता है। अगर इस्लाम की तालीम को हम समझ कर, मतलब मेरे मुलाजमीन है, मेरा ड्राइवर वहाँ पाकिस्तान में भी साथ हो, तो मैं कहता हूँ आओ भाई बैठो खाना खाओ। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में भी ऐसे ही करता हूँ। वहाँ मेरा स्टाफ है, वहाँ पर यार मैं तो मतलब वहाँ 2-3 महीने के बाद जाता हूँ, अभी फिर जा रहा हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान। तो मेरा स्टाफ मेरे साथ बैठ के खाना खाता है, हम जो खाना खाएंगे हमारे स्टाफ वही खाना खाते हैं। ये नहीं है कि जी वो खड़े रहें वो बच्चों को संभालते फिर।
इस्लाम की तालीम तो यही है ना। तो हकीकत यह है कि यहाँ मगरब ने जो कुछ चीज़ें जो की हैं ना, वो बड़ी अच्छी भी हैं। मसलन ये कहते हैं ना जी कि इक्वल राइट्स हैं, बिल्कुल इक्वल राइट्स हैं, लेकिन अमेरिका में अभी तक कोई औरत सदर क्यों नहीं बन सकी? अमेरिका में हिलरी क्लिंटन को औरत होने की वजह से सदर नहीं बनने दिया इन्होंने, उसके ऊपर बड़े इल्जाम लगाए इन्होंने बारह, और उसको बना दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह इन्होंने किया है वो भी सब आपके सामने है। और अभी ये बेचारा बूढ़ा, इसको सही चला भी नहीं जाता बेचारे से, जो बाइडेन से, अब उसको ला के बिठा दिया उन्होंने। तो ये इंसानी हकूक की जब कोई बात करता है ना जी, पाकिस्तान की अगर कोई पार्लियामेंट पर हमला होता है तो उसको ये सारे उठाएंगे मसला। कैपिटल हिल पे वहां हमला करवा दिया ट्रंप के बंदों ने, हमला कर दिया, बंदे मार दिए, तो उनको तो दहशतगर्दी के मुकदमा नहीं चले, वो केस खत्म हो गया बस। वो वही किसी को बंदे को सजा थोड़ी बहुत हुई होगी। अगर कोई मुसलमान पार्लियामेंट के सामने कोई चाकू भी एक लहरा देता है तो कहते हैं ये दहशतगर्द है। आप इससे अंदाजा कर लें। बरतानिया में एक गोरे ने एक गोरी पार्लियामेंटेरियन को मार दिया ब्रैडफोर्ड के इलाके में, इसलिए कि वो मुसलमानों की हिमायत करती थी, उसको मार दिया, दिन दहाड़े मार दिया। अच्छा, अगर कोई पाकिस्तानी या कोई मुसलमान किसी आम आदमी को दिन दहाड़े इस तरह कत्ल करता तो उसके ऊपर यकीनी तौर पर दहशतगर्दी का मुकदमा होता। उसका नाम बताते, किस मस्जिद में जाता है, किस मदरसे में गया, किस स्कूल में पढ़ा, पीछे से खानदान क्या है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू शुरू कर देते वो। लेकिन उसके ऊपर दहशतगर्दी का दफात के मुताबिक मुकदमा नहीं हुआ। तो ये इंसानी हकूक जहाँ मतलब है कि वाकई हम उससे इस्तेफादा भी करते हैं। मसलन मेरी, अब देखिए मैं यहाँ ब्रिटिश एम्पायर का मेंबर हूँ, MBE हूँ, यहाँ मैंने अच्छी तालीम हासिल की, इंजीनियरिंग की, यहाँ पर MBA किया, यहाँ पर मैंने कारोबार किया, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा, बड़े इदारों के साथ मेरा इंट्रैक्शन है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि जी मेरे साथ जो तासुब हुआ 40 साल पहले या 30 साल 20 साल पहले, जो तासुब मेरे साथ गोरों ने बरता, उस तासुब से मैं बर्बाद हो गया हूं जी। नहीं, उस तासुब, मेरे साथ तासुब हुआ, नस्ली तासुब भी हुआ, मजहबी तासुब भी हुआ, नस्ल परस्ती भी हुई मेरे साथ जब मैं लंदन आया था, लेकिन मैंने उसको अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। जी मोहतरम तोहा कुरैशी साहब, आप हमारे ग्रुप में आए, आपने हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है और बहुत दिलचस्प रही आपसे गुफ्तगू। और पहला हिस्सा तो ज़रा आपके और जो अकबर चौधरी साहब के दरमियान हुआ वो और तरह का हिस्सा था, वो ज़रा हम आम लोगों के लिए शकील था, लेकिन दूसरा जो था वो उसमें ज़रा हमारी और आपकी सादा सादा सी बातें हुई और आपने बहुत ज़बरदस्त इल्मी जवाब दिए और हर एंगल को कवर किया, माशाल्लाह, और बड़ी नॉलेज है आपकी। तो लुत्फ़ आया बहुत आपसे बात करके। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश होगी कि आप आइंदा भी कभी हमें टाइम दें, बेशक इतना ज़्यादा ना दें, चाहे थोड़ा टाइम दें, लेकिन दें ज़रूर। और इंशाअल्लाह आप अपनी किताब अकबर चौधरी साहब को भेजिएगा। अकबर चौधरी साहब पहले भी किताबों पे रिव्यू वगैरह करते हैं और पूरा उसको पढ़ के और बड़ी तफसील से उनके बारे में बात करते हैं, तो हम आपकी किताब पे भी इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। तो मैं तहे दिल से ज़ौक़ आगही की इंतज़ामिया की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत पार्लियामेंटेरियन को दी थी फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अर्शी मलिक साहबा, बहुत शुक्रिया आपका इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। मुझे खुद यकीन कीजिए कि बहुत खुशी हुई कि आप दोस्तों से गुफ्तगू करके, और इसमें जो मेरे लिए एडेड बोनस था वो अकबर चौधरी साहब से एक काफ़ी सालों के बाद मेरी गुफ्तगू हो गई और राब्ता हो गया। मुझे भी बहुत खुशी होती है ऐसे प्रोग्रामों में आकर जिसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से बात हो, इंसानियत के हवाले से बात हो, जिसमें सबको एक ही निगाह से देखा जाए, इंसान की नज़र से। तो मुझे जब भी आप चाहेंगे, इंशाअल्लाह जब भी बुलाएँगी, मैं हाज़िर हूँ जी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। तमाम दोस्तों को, ख़वातीन व हज़रात को सलाम। मैं कहीं बिजी था, मेरा कोई इंटरव्यू जी। अस्सलाम वालेकुम ताहा साहब, सॉरी मुझे आपका नोटिफिकेशन आ गया था कि आप प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें मैं कहीं बिजी था, मेरा कोई इंटरव्यू था, तो वो मुझे रियलाइज़ ही नहीं कर सका। मैं अभी देख रहा हूँ आपका मैसेज, तो मैं एक्चुअली आपसे मैं मिलना चाह रहा था। तो मेरे साथ भी ना कुछ ये ह्यूमन राइट्स के कुछ इश्यूज़ हैं जो जमात वालों ने वो ना जानबूझकर उसमें धोखाधड़ी और झूठ और फ्रॉड किया गया है मेरे साथ। तो वो एक्चुअली मैं भी सोच रहा था कि इनके ऊपर मैंने केस डालना है। पाकिस्तान में तो मैं करूँगा। तो बहरहाल चूँकि ये जो वुमेन ट्रैफिकिंग है, इसका बेसिकली मैं करना चाहता हूँ। फ्रॉड मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट किया है। तो एनीवे बहरहाल बड़ी खुशी वाली बात है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फ़ोन करूँगा, तो मैं आपसे मुलाकात करना चाहूँगा
और मैं फर्दर इस चीज़ के ऊपर मैं फिर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ। Not only woman trafficking, brother, sue them for everything, for all purposes, what they have done wrong. Sue them, sue them. Go to the court. Do it, take the step. अस्सलाम वालेकुम सर। सर यकीन करें आपका एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत सारे अहमदियों के दिल की आवाज़ है कि ये जो आप आइडियाज़ दे रहे हैं, इनको एडवाइस दे रहे हैं, आप ऐसा करें ऐसा करें, ये सब वो चीज़ें हैं जो करने से बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्होंने चीज़ें करनी होती तो ये बहुत देर पहले से भी करते रहते, तो यहाँ तक नौबत ना आती। हाँ, आज भी अल्लाह करे देर आए दुरुस्त आए, ये शुरू करें, ये पहला कदम कोई उठाएं, तो बहुत सारे इंसानों के मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। और इसमें सर जो आपने एक आइडिया दिया है कि वही जो लोग हैं वहाँ के, जिनको सारी ज़िंदगी इन्होंने ही कहानियाँ सुनाई हैं कि पाकिस्तान में ये होता है ये होता है ये होता है, तो बिल्कुल इनकी कम्युनिटी के अंदर भी सर्वे करें वो लोग, और अंदर के लोगों से भी मिलें और अंदर की भी हकीकतें जानें, और फिर उसी तरह वो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी उन चीज़ों को छापे, वो भी दिखाए कि ये खुद कितना वायलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स को। इस तरह के इकदाम होने चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए सबको, इस तरह की चीज़ें हों।